नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ गति के नियमों के बारे में डिस्कस करा था। आज अपन कुछ छोटे छोटे कुछ पोर्शन है। देखो, गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, लेकिन अपन ऐसे भी चर्चाएं करेंगे कि ग्रहों की गति के नियमों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो वो किसी और भाई साहब द्वारा दिए गए होंगे। तो उन सारी बातों को साथ में ग्रहों की गति के नियम पढ़ने से पहले कुछ पलायन वेग के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। और सबसे पहले शुरू करेंगे अपन किसी गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशन से। देखो होता क्या है, ऐसा माना जाता है एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग कि एक बार न्यूटन भाई साहब किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। समझना बहुत अच्छे से, ध्यानपूर्वक तरीके से। तो हुआ क्या कि एक सेव उनके ऊपर आके गिरी। तो न्यूटन ने सोचा कि यार इस पेड़ से ये जो सेव है ये नीचे मेरे ऊपर ही आके क्यों गिरी, ये ऊपर चांद पे क्यों नहीं गई। तो उनके दिमाग में बहुत प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने उन्हीं क्वेश्चनों की सहायता से धीरे धीरे क्या करा, इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ अपने नियम भी दिए ग्रेविटी से रिलेटेड, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का अपना सिद्धांत भी, मैथमेटिकल जो सिद्धांत है वो भी दिया। वो अपने को क्या कहता है, देखो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो, गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको कोई भी पूछे, जैसे सपोज करो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उनका कौन सा बल काम करता है दोनों के बीच में? निश्चित वृत्ताकार मार्ग है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल काम कर पाएगा। और उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण गुरुत्वाकर्षण होता होगा दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता होगा, जिसके कारण वो चक्कर लगा पा रहा है। तो कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण ऐसी चीज है जिसके बारे में आज अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखो, न्यूटन ने इसका गणितीय स्वरूप क्या दिया था, तो शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे सपोज करो इस ब्रह्मांड में कोई दो वस्तुएं हैं, इसको मैं बोल देता हूं क्या, कोई वस्तु पहली, फर्स्ट, और इसको बोल देता हूं मैं क्या, कोई वस्तु सेकंड। दो वस्तुएं हैं कुछ निश्चित दूरी पर। वो जो निश्चित दूरी है उस दूरी को मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, ये कोई वस्तु है तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ अपने आप में क्या होगा, कुछ मास भी होगा, द्रव्यमान भी होगा। उस द्रव्यमान को मैं m मान लेता हूं। पहली वस्तु है तो m1 हो जाएगा, और ये जो वस्तु है इस वस्तु का भी अपने आप में कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ये वस्तु दूसरी है तो इसके द्रव्यमान को अपन m2 मान लेते हैं। ऐसे ऐसे अपन ने इसको स्टेबल कर दिया। अब देखो करना क्या है अपने को, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता क्या है अपने को। देखो, इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगा, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या कहता है अपने को, बल को अपन F से डिनोटेट करते हैं। तो देखो न्यूटन ने क्या कहा था कि ये गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा सीधा किसके, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, m1 इंटू m2। समझ रहे हो ना? इसको मैंने क्या करा, समझने के लिए कोई भी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। दूसरी चीज, न्यूटन ने फिर कहा कि उन दोनों वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा वो बल क्या होगा, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, ये r है ना, बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा समानुपाती होगा। इसको 1/r² लिख दिया मैंने और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। देखो आप लोगों को चीज क्या पूछेगा तो बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं एक साथ क्या लिख सकता हूं, देखो क्या कॉमन है, F समानुपाती, तो मैंने एक साथ लिख लिया F समानुपाती। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, m1 इंटू m2, और नीचे क्या आ रहा है, r²। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि कभी भी साइंस में अपने को ऐसा चिन्ह काम में नहीं लेना है, समानुपाती का चिन्ह। अपने को तो क्या बराबर वाला चिन्ह चाहिए, तो ऐसा चिन्ह अपन हटाएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो
ये चिन्ह जब जब हटता है साथ में पक्का एक एक गिफ्ट लेके आता है, और वो गिफ्ट अपने लिए क्या बनेगा, कहने का मतलब इसको मैंने हटा दिया ऐप को और बराबर का चिन्ह लगा दिया, और इसको हटने के बाद में जो गिफ्ट आएगा उसको मैंने नाम दे दिया जी। ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो इसको मैंने जी से डिनोटेट करा, इसका भी पहला वर्ड कहीं ना कहीं जी है। और आगे क्या आएगा फिर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का। देखो भैया यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा जाएगा मोस्टली, देखो ये जो आप लोगों ने जो समानुपाती का चिन्ह हटा के जो जी लगाया ना, इस जी को बोला क्या जाता है, इस जी को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है इसको। और न्यूटन के अकॉर्डिंग यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब इतनी आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी बोल सकते हो आप लोग। ये चीज़ ध्यान में रखना, मोस्टली पूछ ली जाती है ना। तो देखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अपन ने ऐसा जाना कि इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कुछ आकर्षण बल जो ग्रेविटी के कारण होगा वो काम करता है, वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के तो सीधा समानुपाती होता है, और उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा समानुपाती बोल सकते हो आप लोग, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये अपने को किसने बताया, ऐसा न्यूटन ने बताया। अब देखो इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का यदि अपन डेली लाइफ से रिलेटेड उपयोग की बातें करें कि कहाँ उपयोग होता है, तो आप खुद जज कर सकते हो। क्या हमारे को पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। हम इंसानों को पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के चारों ओर के जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उन ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है, समझ रहे हो ना। या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति मान लो आप गुरुत्वाकर्षण के कारण होगी, या विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के बड़े बड़े समुद्रों में या महासागरों में ज्वार भाटा आना, ये भी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ज्वार भाटे का आना, समझ रहे हो ना बात को। तो ये देखो अपन ने न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम भी पढ़े और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पढ़ा अपन ने। अब देखो इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद में फाइनली अपन क्या करेंगे, अब देखो अपन कुछ ये कोई भी पिंड यदि अपने पृथ्वीलोक पर कोई गति कर रहा है तो हो सकता है क्या ग्रह भी तो गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, तो ग्रहों की गति के नियमों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ने से पहले छोटा सा माइनर सा एक पार्ट है एस्केप वेलोसिटी का, उस पर चर्चाएं करते हैं। देखो ग्रहों की गति के नियम बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो नेक्स्ट मैं टाइटल डाल रहा हूं यहां पर एस्केप वेलोसिटी। इसको कहा जाता है क्या, पलायन वेग। देखो भैया आमतौर पर बोलचाल की भाषा में अपन ऐसे नहीं बोलते क्या, मोस्टली बोलते रहते हैं ना अपन क्या कि ये पहले कोई प्रजाति यहाँ पर हुआ करती थी किसी प्रकार की और अब वो यहाँ से पलायन कर गई, इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, अब दोबारा वो लाइफ में यहाँ नहीं आएगी, नहीं दिखेगी। तो पलायन का मतलब होता है क्या, किसी एक स्थान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जाकर दूसरी जगह जाकर दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, वहाँ पे जाके बस जाना, इसको कहा जाता है पलायन। लेकिन अपने को क्या करना है, देखो ये पलायन पढ़ना है किसके केस में, अपने को ग्रेविटी के केस में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के केस में पढ़ना है। तो अपने को पलायन वेग कहता क्या है, देखो यह अपने पृथ्वी के लिए ऐसे मान लो एक प्रकार का न्यूनतम वेग होता है, और वह न्यूनतम वेग जिससे यदि किसी वस्तु को या किसी उपग्रह को यदि पृथ्वी के किसी केंद्र से छोड़ा जाए, पृथ्वी के किसी बिंदु से छोड़ा जाए, तो वह उपग्रह
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाए और दोबारा कभी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आए, इसको बोला जाता है प्लायन वेग। समझ रहे हो ना बात को? तो प्लायन वेग एक प्रकार का क्या हो गया, न्यूनतम वेग हो गया, एक प्रकार का न्यूनतम वेग जिससे फेंका गया कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और दोबारा कभी भी लौटकर पृथ्वी की कक्षा में नहीं आएगा। इसको बोला जाता है प्लायन वेग। समझ रहे हो ना? अब आप लोगों को पूछ क्या सकता है इससे संबंधित, देखो यदि अपने आप लोगों को ऐसे पूछे कि भैया मुझे ऐसे बताओ कि पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है, तीन प्रकार की कैसे पूछ सकता है आप लोगों को, मोस्टली तो यही पूछता है पृथ्वी के लिए। दूसरा, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है, और तीसरा आप लोगों को पूछ सकता है वो सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है। कहने का मतलब क्या, जिन जिन चीजों की ग्रेविटी होती है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, उन सब का कुछ निश्चित प्लायन वेग भी होता होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, क्या यदि आपको पृथ्वी के लिए पूछे तब इसका मान हमेशा ध्यान रखना ये होता है, ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में लगभग 11.2 किलोमीटर चला जाए। समझ रहे हो ना? इस रफ्तार से यदि आप पृथ्वी से किसी भी पिंड को या किसी भी उपग्रह को भेजोगे तो वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर चला जाएगा अंतरिक्ष में कहीं और दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। ऐसे प्लायन वेग के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं अपन। दूसरे प्रकार की चीज, यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि चंद्रमा के लिए इस प्लायन वेग का मान कितना होता है, तब ध्यान में रखना है क्या, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसा ध्यान में रखना है। समझ रहे हो ना? सूर्य के लिए यदि प्लायन वेग की बात करें तो सूर्य के लिए हमेशा ऐसे ध्यान में रखना है, देखो एग्जैक्ट तो होता है 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, आप राउंड फिगर में 618 किलोमीटर प्रति सेकंड भी ध्यान में रख सकते हो। इतनी प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था, पहले कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया था क्या, कि किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, उसको चाहिए किसमें, माइल प्रति सेकंड में। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, किलोमीटर नहीं पूछे तो ऐसे बता देना क्या, लगभग 7 माइल प्रति सेकंड। समझ रहे हो बात को? तो प्लायन वेग से संबंधित ये मैंने आप लोगों के साथ में कुछ चीजें डिस्कस करी है जिनको आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब देखो भैया, नेक्स्ट बातें करते हैं अपन प्लायन वेग के बाद में। देखो कुछ इनकी भी बातें कर लेते हैं अपन, ग्रहों की गति के नियम। मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों को, देखो कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण पॉसिबल है, और सूर्य का अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ही तो वो चक्कर लगा पा रहा है। तो देखो ऐसे सभी प्रकार के ग्रह, कुल ज्ञात ग्रहों की संख्या, यदि कुल ज्ञात ग्रहों की पूछे तब 9, लेकिन वर्तमान में अपने पास ग्रह केवल कितने, 8 ही है। प्लूटो ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा सन 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उस ग्रह के द्वारा ग्रह की जो आवश्यक शर्तें होती है वो पूरी नहीं कर पा रहा होगा वो। समझ रहे हो ना बात को? तो वर्तमान में अपने ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान समय में 8 ग्रह है। अब देखो यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि ये ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो आप लोग मेरे कहने से ध्यान में रखना, इस भाई साहब का नाम पूछा जाता है मोस्टली। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, जोन्स केपलर ने दिए। ऐसा ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो बहुत प्राचीन समय की बात है, क्या हुआ था, अपने भारतीय खगोलविद हुआ करते थे आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहले अपने एक भूकेंद्रीय मॉडल दिया था ग्रहों की गति से संबंधित। भूकेंद्रीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया, आर्यभट्ट के द्वारा। लेकिन समय रहते हुए वो मॉडल फेल हो गया। उसके बाद में बहुत प्रकार के और जो भी खगोलविद है वो आए, लेकिन जोन्स केपलर के द्वारा जो नियम दिए गए मैथमेटिकल तरीके से, वो नियम आज तक चल रहे हैं। तो ग्रहों की गति के नियमों के बारे में यदि भविष्य में कभी भी आप लोगों को पूछे
तब हमेशा जवाब देना कि जॉन्स केपलर द्वारा दिए गए थे। गैलीलियो ने भी इन पे कुछ काम करा था, लेकिन आपको जवाब केपलर देना है हमेशा हमेशा के लिए। देखो फिर देखो, जैसे अपन ने गति के नियम न्यूटन के पढ़े थे, वैसे ही केपलर के ग्रहों की गति के नियमों के बारे में चर्चाएं करेंगे अपन, है ना। तो जैसे न्यूटन ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, वैसे इस जॉन्स केपलर ने भी कुल कितने नियम दिए होंगे? अपने 3 नियम दिए होंगे। और उन 3 नियमों में आपको मोस्टली क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या पहला नियम, उसको यही नाम दिया जाता है क्या? प्रथम नियम, या इसको आप बोल दो कक्षाओं का नियम। जॉन्स केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम। ऐसा केपलर ने कहा था क्या कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यही उसका कक्षाओं का नियम था। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या? सूर्य हर ग्रह को अपने ओर कुछ किसी बल के द्वारा बांधे रखता है। वो बल कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ही देखो द्वितीय नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम। जॉन्स केपलर द्वारा दिया गया द्वितीय नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम। इसमें क्या होगा? देखो जॉन्स केपलर के अनुसार ऐसा कहा गया था क्या कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर तो लगाएगा, लेकिन प्रत्येक ग्रह का अपना कुछ ना कुछ एक निश्चित वेग होगा, निश्चित चाल होगी। तो अपने को पता चल जाएगा कि ये ग्रह इतने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेगा। और इससे रिलेटेड जो मोस्टली द्वितीय नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है क्या कि ये जॉन्स केपलर के द्वारा दिया गया ग्रहों की गति का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, पूछा जाता है मोस्टली। किस पर आधारित है ये? कोणीय संवेग संरक्षण, पहले भी नाम आया था ये, के सिद्धांत पर आधारित है। इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को, दूसरे नियम से रिलेटेड, है ना। और इसके द्वारा दिया गया तीसरा नियम, तृतीय या तीसरा नियम, या इसको बोला जाता है परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या परिक्रमण काल का मतलब क्या हुआ? कोई ग्रह अपनी परिक्रमा कितने समय में पूरी कर लेगा? तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। इसमें मोस्टली एक फॉर्मूला काम आता है क्या कि उस ग्रह की परिक्रमण काल, जिसको काल को, टाइम को मैं टी से डिनोटेड करूं, उसका वर्ग उस सूर्य से लेके उस ग्रह तक की जो दूरी है, निश्चित दूरी है जो उस ग्रह की, कहने का मतलब अपने को रेडियस लेनी है। अब रेडियस को आप भले आर से डिनोटेड करना, भले कभी कभार इसको ऐसे भी डिनोटेड किया हुआ मिलता है, ऐसा ध्यान में रखना। ये पूछा जाता है परिक्रमण कालों का जो वर्ग है वो इसके, देखो ये जो आर का मतलब रेडियस, त्रिज्या की क्या तीसरी घात के सीधा समानुपाती होता है। ऐसा उन्होंने, केपलर ने बताया था। यदि यहाँ पे भी आप इस साइन को हटाओगे ना, तो जॉन्स केपलर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये के लगा हुआ रहता है उस पर, और इस के का मतलब क्या है? ये केपलर नियतांक है, केपलर का कांस्टेंट है। ऐसा केपलर भाई साहब के द्वारा बताया गया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है ग्रहों की गति से रिलेटेड। तो आज का अपना जो टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण, सबसे पहले अपन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना, उसके बाद में अपन ने प्लान वेग के बारे में जाना, और उसके बाद में अपन ने ग्रहों की गति के केपलर के नियमों के, जॉन्स केपलर के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में जाना। नेक्स्ट अपना जो भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।